हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नाउन को जाना, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। तो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो नाउन आपने देखा होगा, अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ये डेफिनेशन कई लोगों ने कई बार सुना होगा, कई लोग पहली बार जान रहे होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको नाउन पता है क्या होता है। नाउन क्या होता है? नाउन एक नाम होता है, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, है ना। हर एक चीज़ जिसका कोई नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। अगर उस नाउन की जगह पर, उस नाउन शब्द की जगह पर अगर कोई और वर्ड यूज़ करके हमारा काम चल जाता है ना, शॉर्ट में करने के लिए या बार बार उस चीज़ को दोहराने के लिए न यूज़ करना पड़े, तो हम लोग उसकी जगह पे कुछ शब्द यूज़ करते हैं जिसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। प्रोनाउन भी आपको प्लेस, पर्सन, थिंग्स उसी की जानकारी देता है, बट स्पेसिफाई करके नहीं देता। नाउन आपको एग्जैक्ट नाम बताता है और प्रोनाउन एक तरह से इशारा करता है। तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, रतन इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे नाउन क्या है आपका? रतन है। नाउन आपका बॉय भी है। तो अगर हम रतन, मान लीजिए आप रतन को जानते हैं, तो आपने रतन के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तो मैं रतन इज़ अ गुड बॉय न बोलकर मैं बोल दूँ ही इज़ अ गुड बॉय, तो भी मेरा काम चल जाएगा कि वो अच्छा लड़का है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये किसकी जगह पे यूज़ हुआ है? एक नाउन की जगह पे। क्लियर? नेक्स्ट है, राम एंड श्याम आर गोइंग टू आगरा। यानी राम और श्याम आगरा जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि आपको राम और श्याम के बारे में पता है, तो मैं जब आप पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैं सिंपली इनकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ? दे आर गोइंग टू आगरा। बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? शॉर्टकट में मेरा काम चल जाएगा। अब आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानते हो, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप नहीं जानते हो तो हम तो भाई बताएंगे कि हाँ राम और श्याम आगरा जा रहे हैं। तो देखो, ये नाउन्स की जगह पर यूज़ हुआ है, दो नाउन है। ठीक है, तो उसके लिए दे यूज़ हो गए हैं। तो ये भी आपका एक प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। फिर यहाँ लिखा है राम, श्याम एंड विवेक। मान लो मैं भी जा रहा हूँ आगरा साथ में। ठीक है, राम, श्याम और विवेक तीनों जा रहे हैं आगरा। तो आप मुझसे पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो भाई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इन सब की जगह कि राम, श्याम और विवेक तीनों जा रहे हैं। इससे अच्छा मैं ये बोल दूँ, वी आर गोइंग टू आगरा। मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इतने सारे लंबे चौड़े नाउन को इंट्रोडक्शन से अच्छा है कि मैं एक वर्ड में आपका काम चला दिया। अब वी का मतलब क्या? वी में ये तीनों आ गए, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो वो सब आ जाएंगे, है ना। इसी तरह है, श्याम इज़ राम से यंगर ब्रदर। मान लीजिए आपको श्याम के बारे में जानकारी नहीं कि श्याम कौन है, आपने पूछा ये कौन है, तो मैंने कहा श्याम इज़ राम से यंगर ब्रदर। या मैं, अगर आपको राम के बारे में अगर पता है, तो मैं इस तरह से भी बता सकता हूँ कि जो श्याम है ना भाई, वो उसका छोटा भाई है। अब उसका आपको राम के बारे में तो पता है ना, तो देखिए यहाँ पे भी हमने यूज़ कर लिया, है कि नहीं। ये सब प्रोनाउन है। यानी जहाँ जहाँ आप नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ कर सकते हो वो सब प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इसमें पहला काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन और अ थिंग्स नेम। यानी किसी पर्सन या किसी थिंग के नेम की जगह पे ये यूज़ करते हैं। क्या चीज़ यूज़ करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है।
अब आप कहोगे कि ये प्रोनाउन से अलग कैसे है, क्योंकि प्रोनाउन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग अभी इसके काइंड्स में जानेंगे। फ़िलहाल पर्सन और थिंग के नेम की जगह पर, मोस्टली पर्सन के नेम की जगह पर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। जो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? फर्स्ट पर्सन जैसे कि 2 लोग बात कर रहे हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसमें मैं शामिल हूँ। ठीक है, अब मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कई लोग हैं, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जिसमें शामिल हूँ किसी कॉन्वर्सेशन में, तो मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊँगा। ठीक है, मैं या हम लोग जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका सेकंड पर्सन कहलाता है, जो हमारे इन फ्रंट है। ठीक है, जिससे हमारी बात कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन। और हम दोनों मिल के किसी अगर तीसरे चीज़ या तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या तीसरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है नहीं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पर्सन मीन्स हम या मैं, और सेकंड पर्सन मुझे सुनने वाला या मुझसे कॉन्वर्सेशन करने वाला, और जिसके बारे में हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है? आई और वी, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। तो ये सब्जेक्ट के केस में आता है। सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द्वारा जो काम होता है वो जिस पर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और पॉसेसिव केस में भी कुछ होता है। पॉसेसिव का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार, किसी चीज़ पर अधिकार या कोई चीज़ किसी की होना, है ना। तो अब इसके एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैं लिखूं कि मैं एक अध्यापक हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम अ टीचर। तो देखो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने आई का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन हो गया। लेकिन अगर मैं कुछ और बात कहूँ जिसमें मेरा जिक्र ऑब्जेक्ट की तरह हो, जैसे कि उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझे एक किताब दी, तो उसने यानी वो जो है आपका सब्जेक्ट है। तो उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूँगा, ही गेव मी अ बुक। ठीक है, तो इसमें जो मेन वर्क कर रहा है वो है वो, उसने ही ना किया काम। और उसने क्या काम किया भाई? मुझे किताब देने का, मुझे किताब देने का काम किया। और ये किताब देने का काम किस पर हुआ है? मुझे। तो ये आपको आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में देखिए मी का यूज़ हुआ है, और वहीं सब्जेक्टिव केस में देखिए मैंने ही का यूज़ किया है, जो कि आपका थर्ड पर्सन है कि नहीं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह जब किसी चीज़ पर अधिकार की बात हो, ठीक है, जैसे कि यह मार्कर मेरा है। ठीक है, यह मार्कर मेरा है, ये 2 तरीके से आप कह सकते हो। या किताब की बात करो, यह किताब मेरी है। और दूसरा बोल सकते हो, यह मेरी किताब है। तो अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर मेरी किताब, तो किताब पर अधिकार आपका है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? दिस इज़ माई बुक। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे जो मेरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यह किताब, और ये एक साथ आ गया यह किताब, तो इसको आप क्या लिखोगे? दिस बुक इज़ माइन। अब ये भी अधिकार को बताता है और माई भी अधिकार को ही बताता है कि हाँ किसी चीज़ पर आपका अधिकार है या कोई चीज़ आपकी है या मेरी है या उसकी है। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट की तरह यूज़ होता है।
ये इंडिपेंडेंट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत एक अधिकार जिस पर है वो आपको बताना पड़ता है ना। और ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशनल ईज़र, ये मेरा चैनल है, यानी दिस इज़ माय चैनल, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका चैनल जो है, चैनल पर मेरा अधिकार है, तो आप समझ गए हो कि ये। उसी तरह अगर और भी एग्जांपल्स की बात करें तो दे का देम देयर हो जाता है। अब ये कैसे है, दे मान लो वे क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन क्रिकेट खेल रहा है, वे या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या लिख सकते हो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाए कि कोच ने उन्हें एक सलाह दी, यानी उनके कोच ने उन्हें एक सजेशन दिया, एडवाइस दिया, तो आप क्या लिखोगे, द कोच एडवाइज्ड देम, यानी उन्हें एक सलाह दी। अब सलाह क्या है, उसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सलाह छोड़ देते हैं, यानी कोच ने उन्हें सलाह दी, तो द कोच एडवाइज्ड, यानी यहाँ पर ये सलाह जो है ये वर्क है, और ये वर्क किस पर किया जा रहा है, देम पर, तो ये ऑब्जेक्ट के में आ गया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि यही लोग काम कर रहे हैं, है ना। अगर पॉजिटिव केस की बात करें, जैसे यह घर उनका है, अब उनका किसका, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का, तो यह घर उनका है, दिस इज़ देयर हाउस, है ना। तो इस तरीके से जब किसी चीज़ पर अधिकार हो तब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसमें भी आपका ये जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इन सबको लगाने के बाद आपको जिस पर अधिकार है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। ये सबको लिखने के बाद जिस पर आपका अधिकार है, जैसे योर पेरेंट्स, योर टीचर, योर बुक, योर फादर, आवर होम, आवर कंट्री, आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट तौर पे लिखा जाए तो आवर्स, है ना। जैसे कि हम देश के बारे में बोले कि यह हमारा देश है, तो हम आवर कंट्री लिख सकते हैं, दिस इज़ आवर कंट्री, या यह देश हमारा है, दिस कंट्री इज़ आवर्स, दिस कंट्री इज़ आवर्स, यानी ये देश हमारा है। तो उसमें इंडिपेंडेंट तौर पे यूज़ हो गया, लेकिन दोनों में अधिकार ही प्रकट हो रहा है कि भाई देश हमारा है। तो इस तरीके से तो आप लोग समझ गए हो कि ये ऑब्जेक्ट में आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको और समझ में आएगा जब मैं वर्ब पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। फ़िलहाल बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो वर्क कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो वर्क जिस पर होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो उसमें हम ये यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट में ये और अधिकार में ये। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जो है किसी ऑब्जेक्ट या नाउन की ओर इशारा करते हैं। वो वर्ड्स जो किसी नाउन की ओर इशारा करें उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस इज़ माई हाउस, तो जो हाउस है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा घर है, तो ये मेरा घर है, और घर जो है एक नाउन है, तो नाउन की ओर इशारा करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव। आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो यहाँ माई भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है ना। अब देखिए यहाँ पे अधिकार को व्यक्त किया जा रहा है माई द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर्सनल की बात नहीं हो रही, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो जो इशारा किसी नाउन की ओर होता है, ठीक है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। जैसे दीज आर माई पेंसिल्स, पेंसिल्स रखी हुई हैं, तो ये पेंसिल्स मेरी हैं, तो ये पेंसिल्स, और पेंसिल्स क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन की ओर इशारा कर रहा है, तो ये वर्ड आपका हो गया क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव। उसी तरह दोज, उसी तरह दैट, तो शब्द नाउन की ओर इशारा करे उसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे। दूसरा है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो जब हम
कोई सब्जेक्ट के द्वारा ही कार्य किया जाता है, कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाता है और वो वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैं स्वयं ये काम करूँगा, तो माई सेल्फ वो स्वयं ये करेगा, है ना, वे ये काम स्वयं करेंगे, हम अपना काम स्वयं करेंगे, ठीक है, खुद से ही। यानी कोई वर्क सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जाए, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो वर्क किया जाता है तो हम उसको ऑब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कोई वर्ड यूज़ करेंगे कि हाँ भाई ये वर्क डन किसके द्वारा किया गया, तो वो चीज़ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? रिफ्लेक्सिव। जैसे कि आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाया है। तो मेड आपने क्या बनाया है? ये, लेकिन ये एक्शन, अब ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, बनाने का काम किसे किया जा रहा है? इट मतलब कुछ भी हो सकता है कोई मैंने सीनरी बनाया हो, कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो इट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बनाने का काम ये है। और ये आपका एक तरह से प्रोनाउन भी है। और कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्ट में यूज़ करने वाला पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ये बनाने का काम कर कौन रहा है? सब्जेक्ट ही कर रहा है। तो यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह से करूँ कि मैंने खुद ये बनाया है, एक तो बात हो गई कि मैंने यह खुद बनाया है, यानी इसमें गुंजाइश हो सकती है कि मैंने किसी की मदद ली हो थोड़ी बहुत। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि मैंने खुद ये बनाया है, मैं जोर दे के कहूँ किसी चीज़ पर, आई माई सेल्फ मेड इट, तो जब इस तरह से जोर दे के किसी चीज़ को कहा जाता है, यानी कोई काम मैंने ही किया है, किसी और ने मदद करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो उसे हम एम्फेटिक बोल देते हैं। अब माई सेल्फ दोनों हैं, लेकिन एक रिफ्लेक्सिव एक एम्फेटिक, बस ज़रा सा फ़र्क है। यहाँ पे होता क्या है रिफ्लेक्सिव में कि हाँ भाई एक नॉर्मली कि हाँ मैंने स्वयं किया है, हो सकता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैंने मदद लिया हो या मैं उसको नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या होता है कि हाँ मैंने ही किया है और एक जोर दे के कहा जाता है, जैसे कि ही डज इट हिमसेल्फ, उसने ये काम स्वयं किया है। तो ये आपका हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि ही हिमसेल्फ डज इट, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्फेटिक। इसको इंटेंसिव भी बोलते हैं, याद रखना। और एक चीज़ यहाँ याद रखना कि जब प्लूरल वर्ड में सेल्फ का यूज़ करते हैं, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, क्योंकि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है ना, तो सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। तो जब प्लूरल सेल्फ आएगा तो वहाँ सेल्फ्स यूज़ करते हैं। दे मतलब कई सारे लोग, तो उसके लिए सेल्फ्स। आवर यानी हम लोग, तो हम में कई सारे लोग होंगे, तो उसके लिए सेल्फ्स यूज़ करते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आप रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक समझ गए होंगे। तो सेल्फ वर्ड से आप इसे पहचान लोगे। ये तो ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। फोर्थ आता है इंटेरोगेटिव, यानी वो शब्द जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो अब जब तुम इसका जवाब दोगे तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा हु की जगह पे वो एक नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो नाउन ही आएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हुज इज़ दिस बुक, यह बुक किसकी है। तो जिसकी भी है वो भी कहीं ना कहीं नाउन होगा। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। समझ रहे हो? नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और वो पहले आए हुए किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में क्या करते हैं? आपको रिलेशन बताते हैं, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी वो शब्द जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और उस सेंटेंस के शुरू में आए हुए किसी नाउन के बारे में या उसके रिलेशन बताते हैं, जैसे कि हु, व्हाट, विच, दैट, विच। अब ये सब तो इंटरोगेटिव में शुरू में आते हैं, लेकिन रिलेटिव में बीच में आते हैं, और ये कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। अब कंजंक्शन क्या होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं ही इज़ द बॉय हु हेल्प द पुअर मैन। अब ही इज़ द बॉय एक बात हो गया, ठीक। अब इसमें ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ठीक है। कह रहा हु हेल्प द पुअर मैन,
अब हु किसके लिए यूज़ हो रहा है? हु मतलब वही बॉय कि हाँ भाई ये वो लड़का है जिसने जो है पुअर मैन यानी गरीब व्यक्ति की मदद की। तो हु किसके लिए यूज़ हो रहा है? अपने से आने वाले पहले नाउन या प्रोनाउन। और ही और बॉय तो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ही इज़ द बॉय, तो उसी बच्चे की बात हो रही है, लड़के की। तो ये आपको क्या बता रहा है? अपने से पहले हुए आए हुए नाउन के बारे में रिलेशन बता रहा है, का रिलेशन बता रहा है कि उसने किया क्या, इसमें जो बातें बताई जा रही है उसके बारे में। नेक्स्ट है दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है जो मैंने कल खो दी थी। अब जो किताब है वो मैंने खो दी थी, तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि अपने से पहले आए हुए नाउन के से रिलेशन बता रहा है कि भाई ये वो किताब है, यही वो किताब है जो मैंने खो दी थी। किताब को ही जो बोल रहा है ना, यहाँ पे भी लड़के को ही जो बोल रहा है। जो का मतलब आप समझ जाओ कि उसी बंदे की बात हो रही है। तो उस बंदे की नाम की जगह पर हमने हु यूज़ किया, उस किताब के नाम की जगह पर विच यूज़ किया। अगर हम इसे अलग से लिखते अलग अलग सेंटेंस में तो क्या लिखते? दिस इज़ द बुक आई लॉस्ट येस्टरडे, फुल स्टॉप लगा के दिस इज़ द बुक आई लॉस्ट येस्टरडे, तो 2 बार लिखते हैं। अब उसको आप जोड़ रहे हो तो वहाँ पे आप विच का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट की बात करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, रिलेटिव वही होते हैं जितना वहाँ लिखा गया है, बीच में आते हैं और अपने से पहले आए हुए नाउन के बारे में बताते हैं। इंडेफिनिट नाम से ही क्लियर है, इंडेफिनिट कोई निश्चित अमाउंट नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इट रेफर्स पर्सन्स और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स तो पर्सनल भी बताते हैं फर्स्ट वाला, लेकिन इन अ जनरल वे, यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या थिंग्स के बारे में नहीं बताएंगे, एक जनरल वे में। जैसे कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। अब किसी एक बंदे की या किसी एक की बात नहीं हो रही है, कोई भी, एक जनरल वे में। तो ये आपका जो है, वैसे एनीवन का मतलब क्या? कोई इंसान, कोई पर्सन, कोई थिंग की ही बात हो रही होगी ना, तो वो तो आपका नाउन होगा। और नाउन की जगह पर आप जो शब्द यूज़ करते हो उसे प्रोनाउन ही बोलते हो ना। तो एनीवन किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है? किसी पर्सन या थिंग के लिए। तो यहाँ पे पर्सन के लिए है, तो ये आपका हो गया आपका इंडेफिनिट। समवन इज़ लुकिंग फॉर समथिंग, कोई कुछ ढूंढ रहा है, ठीक है। तो समवन किसके लिए यूज़ हो रहा है? किसी बंदे के लिए, है ना। तो बंदा क्या है? बंदे की जगह पर हमने उसके नाम की जगह पर समवन यूज़ किया है। फिर नन नोज़ अबाउट हिज फेट, कोई अपनी किस्मत के बारे में नहीं जानता है। तो यहाँ नन, अब नन भी किसी बंदे के लिए यूज़ हो रहा है इन अ जनरल वे, ठीक है, इन अ जनरल वे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव है आपका सिंपल। अब यहाँ पे क्या था? एक जनरल वे में यूज़ किया जा रहा था। यहाँ पे क्या है? जनरल होगा, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन जो भी लोग हैं उन सब में से हम हर एक की ओर इशारा करेंगे, है ना। ये भी एक जनरली है, लेकिन इसमें ये वर्ड्स आपको क्या बताते हैं? ईच, हर एक, नाइदर, तुम में से कोई नहीं, और ईदर, तुम में से एक। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये भी वही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये एक जनरल वे में सबको ले लेता है, लेकिन ये सब में से एक एक बंदे को लेता है। तो जैसे ईच ऑफ यू कैन गो टू सी द रेड फोर्ट। ईच ऑफ यू, मान लो मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं और चारों लोग कह रहे हैं कि मुझे रेड फोर्ट देखने जाना है, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, ईच ऑफ यू, यानी तुम में से हर एक जा सकता है रेड फोर्ट देखने। तो तुम में से हर एक, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में भी इशारा नहीं हुआ, और सब में से एक एक का बारे में भी मैंने कह दिया। तो ये वो शब्द है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। ये इंडेफिनिट है, डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है कोई चीज़। इसी तरह नीदर ऑफ द टू बुक्स इज़ गुड, यानी इन दोनों में से 2 किताबें हैं और दोनों किताबों की ओर इशारा कर रहा है। किसी एक पर्टिकुलर को भी नहीं कह रहा और दोनों को भी कह रहा है कि भाई ये दोनों किताबें बेकार हैं। नीदर ऑफ द बुक इज़ गुड, यानी दोनों में से कोई किताब सही नहीं। लास्ट है ईदर ऑफ यू कैन गो। अब यहाँ पे कह रहा था ईच ऑफ यू कैन गो, यानी तुम में से हर एक जा सकता है। अब यहाँ पे ईदर कह दिया, यानी तुम में से एक जा सकता है, तुम में से एक।
सब नहीं जा सकते कि तुम में से एक जा सकता है, वो कोई भी हो सकता है। एक की बात तो हो रही है लेकिन किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो ओवरऑल देखो काफ़ी लंबा चौड़ा है इसके टाइप्स, और भी इसके टाइप्स होते हैं 1-2, लेकिन हम लोग सारे टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे। प्रोनाउन इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट काइंड, पर्सनल प्रोनाउन। अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ जाता है तो आपको प्रोनाउन में आगे कभी टेंस में मुझे नहीं लगता दिक्कत आने वाली है, लेकिन वो आना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने उसको शुरू में थोड़ा डिटेल में समझाया है, तो आप उसको समझिए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। अगर इस वीडियो में बताए गए कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप उसे कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और अपने इस वीडियो को शेयर करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।